हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय ऑर्गेनिक फार्मिंग का मैराथन क्लास कराने वाला हूं। जितना भी मैंने क्वेश्चन करवाया अभी तक, सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर होंगे। लगभग 200 से 250 क्वेश्चन कवर होंगे। उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन मैं और आप लोग को बताऊँगा, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, भारत में जैविक खेती विकास के कितने आयाम हैं? तो भारत में जैविक खेती विकास के 3 आयाम हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2016 में भारत के कौन से राज्य को पूरी तरीके से जैविक खेती करने वाला राज्य घोषित कर दिया गया था? तो सिक्किम को। ठीक है, 2016 में ही सिक्किम को 100% जैविक राज्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है, सिक्किम में अब 100% जैविक खेती होता है। अगला क्वेश्चन है, जैविक प्रमाणीकरण के अंतर्गत कुल कितना क्षेत्रफल आता है? ठीक है, तो जैविक प्रमाणीकरण के अंतर्गत कुल 5.71 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जो है वह आता है। ठीक है, जैविक प्रमाणीकरण के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व की जैविक खेती किस देश की देन है? तो संपूर्ण विश्व में जैविक खेती जो है वो तो भारत की देन है, लेकिन हमारे भारत देश में ही बहुत ही कम किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो जैविक खेती के मुख्य घटक हैं कार्बनिक खाद, जैविक उर्वरक, जैव नियंत्रण। ठीक है, कार्बनिक खाद, जैव उर्वरक, जैविक नियंत्रण। ठीक है, ये सब क्या है? जैविक खेती के मुख्य घटक हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट बनाने की 4 पिट मेथड में गड्ढे का आकार कितना होता है? वीडियो रुक गया था दोस्तों, मैं पूरा वीडियो बना लिया, उसके बाद मैं देख रहा हूँ आके तो वीडियो चालू ही नहीं हुआ था। एक बार मैंने बीच में रोक दिया था। तो हमने छठवां क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे कि वर्मी कंपोस्ट बनाने की 4 पिट मेथड में गड्ढे का आकार कितना होता है? तो 12 बाई 12 बाई 2.5। ठीक है, 12 बाई 12 बाई 2.5 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट में क्रमशः एनपीके पाया जाता है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम कितना पाया जाता है? तो नाइट्रोजन 2.5 से 3% पाया जाता है वर्मी कंपोस्ट में। पी जो होता है फास्फोरस 1.5 से 2% पाया जाता है, और पोटास जो होता है 1.5 से 2% पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं बढ़ सकता है कि पॉइंट में कुछ बढ़ सकता है, घट सकता है। ठीक है, क्योंकि डाटा हर जगह अलग अलग दे देता है। अब अगला, गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? तो गेहूं की फसल में एजेटोबैक्टर जैव उर्वरक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एजेटोबैक्टर जैव उर्वरक का प्रयोग करेंगे गेहूं की फसल में। अब तक आप लोगों का पूरा वीडियो बन गया था, लेकिन वीडियो चालू ना होने की वजह से दोबारा बनाना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, बरसीम की फसल में राइजोबियम बैक्टीरिया पाई जाती है। ठीक है, बरसीम की फसल में कौन सी राइजोबियम बैक्टीरिया पाई जाती है, इसका पूछने का मतलब है। तो राइजोबियम ट्राइफोलाई, राइजोबियम ट्राइफोलाई जो है बरसीम की फसल में पाई जाने वाली बैक्टीरिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राइजोबियम जैव उर्वरक से प्रतिवर्ष कितने किलोग्राम नाइट्रोजन को स्थिर कर लिया जाता है? तो जो राइजोबियम जैव उर्वरक होता है, इससे प्रतिवर्ष बोल रहा है कि कितने किलोग्राम नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर कर लिया जाता है? तो 50 से 200 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। ठीक है, 50 से लेके 200 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से मृदा में स्थिर कर लिया जाता है राइजोबियम के द्वारा। ठीक है। अगला है, दलहनी फसल की बीज की मात्रा को 1 पैकेट राइजोबियम संवर्धन से उच्चारित करना चाहिए। बोल रहा है कि जो दलहनी फसल की बीज होती है, उसकी कितनी मात्रा बीज को 1 पैकेट राइजोबियम संवर्धन से उच्चारित करना चाहिए? तो 10 किलोग्राम। 1 पैकेट यदि राइजोबियम कल्चर को लाएंगे तो उसमें 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करेंगे। ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल कितना नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिर करता है? तो जो नील हरित शैवाल होता है, ठीक है, नील हरित शैवाल 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर मृदा में स्थिर कर देता है। नील हरित शैवाल का अन्य नाम क्या है? तो साइनोबैक्टीरिया या काई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एजोला किस फसल में प्रयोग होता है? तो एजोला जो है धान में प्रयोग होने वाला क्या है? खाद है या उर्वरक है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, ढैंचा की फसल को बुआई के कितने दिनों बाद खेत में दबा दिया जाता है? जो ढैंचे की फसल होती है उसको बुआई के 40 से 50 दिन के बाद खेत में दबा दिया जाता है। ठीक है, कितने दिन बाद भैया? 40 से 50 दिन बाद। और अगला क्वेश्चन है, ढैंचा में कितना नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है? ठीक है, ढैंचा जो है इसमें कितना नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है? तो कितना नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है भैया? तो 85 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त होता है ढैंचे में। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन हो गए। मैं 15 क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ।
क्योंकि बीच में वीडियो रुक गया तो हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन हो, तो क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया था कि भारत में जैविक खेती विकास के कितने आयाम हैं, तो 3 आयाम है। फिर मैंने बताया कि कौन सा देश 2016 में पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला राज्य बन गया, सॉरी राज्य की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो सिक्किम, ठीक है। 2016 में पूर्ण रूप से 100% जैविक राज्य बन गया। फिर मैंने बताया जैविक प्रमाणीकरण के अंतर्गत कुल कितना क्षेत्रफल होता है, तो 5.71 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। फिर विश्व में सबसे पहले जैविक खेती की, मतलब विश्व में जैविक खेती किस देश की देन है, तो भारत की देन है। जैविक खेती के मुख्य घटक कौन से हैं, तो कार्बनिक खाद, जैविक उर्वरक, जैविक नियंत्रण। वर्मी कंपोस्ट बनाने की फोरपीट मेथड में गड्ढे का आकार कितना होता है, तो 12 बाई 12 बाई 2.5। अगला है वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन 2.5 से 3%, फास्फोरस 1.5 से 2% और पोटास होता है 1.5 से 2% पाया जाता है। गेहूं की फसल के लिए एजोटोबैक्टर उपयुक्त जैव उर्वरक है। बरसीम की फसल में राइजोबियम ट्राइफोलाई नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। राइजोबियम जैव उर्वरक प्रति वर्ष 50 से 200 किलोग्राम हाँ नाइट्रोजन जो है मृदा में स्थिर कर देता है, ठीक है। 50 से 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मृदा में स्थिर करता है राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम जैव उर्वरक, ठीक है। अगला है दलहनी फसल की बीज मात्रा को 1 पैकेट राइजोबियम संवर्धन से उपचारित करना चाहिए, तो 10 किलोग्राम, ठीक है। 10 किलोग्राम राइजोबियम कल्चर में 1 किलोग्राम एक पैकेट राइजोबियम कल्चर में 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। फिर अगला नीलहरित शैवाल कितना नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिर करता है, तो जो नीलहरित शैवाल होता है वो 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर क्या करता है, स्थिर करता है। अगला मैंने बताया कि उजाला किस फसल में प्रयोग होता है, तो धान में प्रयोग होता है। ढांचे की फसल को बुआई कितने दिन बाद मिट्टी में दबा देते हैं, तो 40 से 50 दिन बाद मिट्टी में दबा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ढांचे से कितना नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है, तो ढांचे से कितना प्राप्त होता है भैया, 85 से 105 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है, ठीक है। मैंने रिपीट इसलिए किया क्योंकि मैंने वीडियो स्टार्ट किया था बट स्टार्ट नहीं हुआ था, रुक गया था, इसकी वजह से अब वीडियो चल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गोबर की खाद में क्रमशः एनपीके बताइए। गोबर की जो खाद होती है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा तना है। तो गोबर की खाद में नाइट्रोजन 0.5%, पी जो होता है फास्फोरस 0.25% और पोटास जो होता है 0.5% पाया जाता है। अगला है ट्रेंच विधि से गोबर की खाद तैयार करने में कितना समय लगता है। यदि ट्रेंच विधि से गोबर की खाद तैयार करेंगे तो कितना समय लगेगा भैया, तो 150 से 160 दिन लगता है, ठीक है। 150 से 160 दिन लग जाता है गोबर की ट्रेंच विधि से गोबर की खाद तैयार करने में, ठीक है। और देखिए यही मैं बता देता हूँ, पूछेगा कि गोबर की खाद को किस नाम से जाना जाता है, तो गोबर की खाद को FYM के नाम से जाना जाता है, ठीक है। या दे देगा कि इनमें से गोबर की खाद है, ऑप्शन दे देगा FYM, या दे सकता है कि FYM का पूरा नाम क्या था। FYM का पूरा नाम क्या होता है भैया, FYM का पूरा नाम होता है फार्म यार्ड मैन्यूर, क्या होता है, फार्म यार्ड मैन्यूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंपोस्ट का वैज्ञानिक अध्ययन किसने दिया। कंपोस्ट जो है उसका वैज्ञानिक अध्ययन किसने दिया, तो हचिंसन व रिचर्ड जी ने दिया था, ठीक है। हचिंसन और रिचर्ड जी ने दिया था, ठीक है। कंपोस्ट बनाने का विधि बोल सकते हैं या कंपोस्ट का वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि को किसने विकसित किया था, तो कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि को सर अल्बर्ट हावर्ड जी ने, ठीक है। कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि को सर अल्बर्ट हावर्ड जी ने विकसित किया था। और अगला क्वेश्चन है कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि किसने विकसित की, तो वैज्ञानिक CN आचार्य जी ने, ठीक है। वैज्ञानिक CN आचार्य जी ने कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि को विकसित किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विष्ठाचूर्ण है। विष्ठाचूर्ण क्या है, तो यह स्थूल कार्बनिक खाद है, क्या भैया, स्थूल कार्बनिक खाद है, ठीक है। अगला शुद्ध रक्त में नाइट्रोजन कितना होता है। जो शुद्ध रक्त होता है उसमें नाइट्रोजन लगभग कितना होता है, तो 10 से 12% होता है शुद्ध जल में नाइट्रोजन, सॉरी रक्त में। अगला क्वेश्चन है एडको किसके बनाने की विधि है, तो एडको जो है अभी कंपोस्ट बनाने की ही विधि है, ठीक है। एडको है जो कंपोस्ट बनाने की विधि है। अगला है कार्बनिक खादों का मृदा पर प्रभाव बना रहता है। तो कार्बनिक खाद जो होते हैं, जैविक फर्टिलाइजर जो होते हैं, सॉरी जैविक खाद जो होते हैं, उनका कितने समय तक मृदा में प्रभाव बना रहता है, तो 2 से 3 वर्ष तक बना रहता है, ठीक है। 2 से 3 वर्ष तक एक बार हम कार्बनिक खाद डालेंगे तो उसका जो असर है 2 से 3 वर्ष तक रहेगा। अगला है ग्वानो क्या है, तो ग्वानो समुद्री पक्षियों की सूखी बीट है, ठीक है। ऐसी बात नहीं समुद्री पक्षियों की नहीं, पक्षियों की बीट और उनका मृत शरीर, ठीक है, मिलके ग्वानो करा था। आगे क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है IFOAM का पूर्ण रूप क्या है। इसको भाई मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, फिर मैं बता देता हूँ। इसका पूरा नाम भैया इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, ठीक है।
इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, इसकी जो शुरुआत सन 1972 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1972 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती का प्राथमिक सरोकार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर दिया, पौधे को जीवित रखना, मृदा सूक्ष्मजीवों को जीवित रखना, मिट्टी को जीवित रखना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया, मिट्टी को जीवित रखना। इसमें हम लोग मिट्टी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती के बारे में कौन सा कथन सही है? हमें फसल का पोषण करना चाहिए, हमें मिट्टी का पोषण करना चाहिए, तो हमें मिट्टी का पोषण करना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती में किस प्रकार की खनिजों की अनुमति नहीं है? ठीक है, जैविक खेती में किस प्रकार खनिज की अनुमति नहीं है भैया? तो जैविक खेती में जो अघुलनशील खनिज है इसकी अनुमति है। ठीक है, सॉरी, अनुमति नहीं है किसकी, आसानी से घुलनशील खनिज की, और अनुमति किसकी है, अघुलनशील खनिज की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैविक खेती के प्रति सामान्य दृष्टिकोण क्या है? तो एक सतत प्रक्रिया। ठीक है, मतलब लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। यदि हम लोग सतत ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो लंबे समय तक यह प्रभाव दिखाएगा, इसलिए यह सतत प्रक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती प्रकृति से जो हम लेते हैं उसे वापस देने का मामला है, यह किसने कहा है? यह कहावत किसने कही है? तो किसने कही भैया? इसको कहा है फंटिलानान ने 1990 ईस्वी में। ठीक है, फंटिलानान ने 1990 ईस्वी में कहा था कि जैविक खेती हुई से हम जो लेते हैं हमें उसे वापस देने का मामला है। ठीक है, यह कहावत है। किसने कहा था? फंटिलानान ने कहा था सन 1990 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती का उद्देश्य क्या है? तो पर्याप्त मात्रा में पोषण युक्त भोजन का उत्पादन, मिट्टी की उर्वरता को लंबे समय तक बढ़ाने के लिए, परागण के संभावित स्रोत को बचाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती की क्या आवश्यकता है? तो जैविक खेती की आवश्यकता क्या भैया, देख लेते हैं। संसाधनों की किफायती उपयोग, संसाधनों का कोई उपयोग नहीं, संसाधनों का सतत उपयोग। तो ऑप्शन नंबर सी से जगह संसाधनों के सतत उपयोग के लिए जैविक खेती की जा रही है। अगला है, आप जैविक खेती में अकार्बनिक उर्वरक का उपयोग कैसे करेंगे? यदि आपको जैविक खेती में अकार्बनिक उर्वरक का प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे? तो एक पूरक घटक के रूप में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा जैविक खेती का घटक नहीं है? जैविक खेती का घटक नहीं यह पूछा है। तो यहाँ पर गैर खरपतवार नियंत्रण उपाय, जैविक कीट प्रबंधन, खेतों की खाद, ऑप्शन नंबर दिया सिंथेटिक कीटनाशक। तो भैया कौन सा सिंथेटिक कीटनाशक? अगला क्वेश्चन है, एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है। कौन एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है भाई? तो बैसिलस थुरिंजिनेसिस। ठीक है, यह क्या है? यह एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है। ठीक है, अगला है, आप पोषक तत्वों की हानि को कैसे सीमित कर सकते हैं? ठीक है, किस तरीके से आप पोषक तत्वों की हानि को सीमित कर सकते हैं? कचरे का उचित पुनर्चक्रण करके, पोषक तत्वों की रिहाई और ग्रहण को सिंक्रनाइज करके, जैविक कचरे का उचित प्रबंधन करके, और ऊपर के सभी चीज़ें करके। तो ऑप्शन नंबर डी से जगह सभी को करके। ठीक है, अगला है, कौन सी भारी जैविक खाद है? तो खेतों की खाद, हरी खाद, तेल केक। बोला इनमें से कौन सी भारी खाद है? तो भैया ये सब भारी खाद ही हैं। अगला क्वेश्चन है, गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की प्रतिशत मात्रा बताइए। तो गोबर की खाद में 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% फास्फोरस और 0.3% क्या पाया जाता है भैया? पोटास पाया जाता है। यह भी 0.5% होता है, लेकिन हमें ऑप्शन के का हिसाब से चलना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गाय का गोबर प्लस मूत्र प्लस कृषि अपशिष्ट कितने दिनों के बाद फार्म यार्ड के रूप में उपयोग के लिए प्रयुक्त हो जाता है? तो भैया 90 से 120 दिन के बाद। 90 से 120 दिन के बाद गाय का गोबर, मूत्र और कृषि अपशिष्ट फार्म यार्ड के रूप में उपयोग हो जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि फार्म यार्ड में क्या मिले होते हैं? तो गाय का गोबर, गाय का मूत्र, कृषि की जो भी अपशिष्ट होते हैं उन सभी को मिलाकर FYM बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंपोस्टिंग किस प्रकार की प्रक्रिया है? कंपोस्टिंग जो भैया वह किस प्रकार की प्रक्रिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह स्वचालित रूप से गर्म करने वाला, एरोबिक, जैविक, थर्मोफिलिक। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, सेसबनिया एक्यूलेट कौन सी हरी खाद की फसल है? तो भैया ढैंचा का है। ठीक है, ढैंचा का बोटेनिकल नेम होता है। ठीक है, सेसबनिया एक्यूलेंट, यह ढैंचा का फसल की बात कर रहा है। अगला है, हरी खाद की फसल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? हरी खाद के पौधे मिट्टी की निचली परत में पोषक तत्वों का ग्रहण करते हैं, यह मिट्टी की खाद की स्थिति को बनाए रखते हैं, यह मिट्टी को हल्का बनाता है, पोषक तत्वों के निच्छलन को रोकता है। तो बोला इनमें से कौन सा सही है?
तो भैया ऊपर के सभी जो है सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो चारों पॉइंट सभी चारों पॉइंट सही हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट की संरचना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए दिया है, इसका पीएच मान 6.5 से 7.2 होता है, कार्बन 30 से 50% होता है, नाइट्रोजन 0.5 से 3% होता है, जल धारण क्षमता 50 से 70% होती है, कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात 16 संबंधी न होता है, ह्यूमस की मात्रा 6 से 8 होती है। तो बोला इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भैया? तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा? तो केवल पहला, तीसरा और छठवां सही हो जाएगा, जिसमें पहला आप लोगों का क्या था? पहला था पीएच मान 6.5 से 7.2 होता है। ठीक है, और छठवां आप लोगों का जो तीसरा जो था वह था कि कार्बनिक कार्बन 30 से 50% होता है, और छठवां इसका ऑप्शन था कि ह्यूमस की मात्रा 6 से 8% होती है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, पहला, तीसरा और छठवां। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केचुए की किस प्रजाति का प्रयोग किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। तो यह इसिनिया फेटिडा, इसिनिया, यहाँ पे आइसिनिया हो गया है, इसिनिया आइसिनिया बात ये कही है, EISENIA, फेटिडा, इसिनिया फेडिटा। ठीक है, इसिनिया फेडिटा या आइसिनिया फेडिटा, यह केचुए की प्रजाति है जिसको वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए यूज किया था। ठीक है, इसे टाइगर वार्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रेड विगलर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे रेड विगलर और टाइगर वार्म के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भाई। कभी कभी क्या होता है कि साइज पूछ लेता है, तो यह जो केचुआ है, ठीक है, आइसिनिया फेटिडा, इसकी जो साइज होती है वह 6 से 8 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग लाल और भूरा होता है, और इसका जीवन चक्र 5 से 7 वर्ष होता है। ठीक है, और प्रतिवर्ष 2 से 3 बार प्रजनन भी करता है यह। तो यह हो गया ना आइसिनिया फेरिडा के बारे में। पूछेगा, हो सकता है एग्जाम पूछ ले कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केचुए किस प्रजाति का प्रयोग किया था, तो वहाँ पे आप लोग इसको लिख दीजिएगा। अगला, कंपोस्ट खाद में एनपीके की मात्रा कितनी होती है? तो कंपोस्ट खाद में एनपीके की मात्रा 0.5% नाइट्रोजन, देखिए इसमें डाटा के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। ठीक है, फास्फोरस 0.15%, और पोटेशियम जो था या पोटास जो था 0.5%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है? तो वर्मी कंपोस्ट में 2.5 से 3% नाइट्रोजन पाया जाता है भैया। अगला क्वेश्चन पूछा है, नीम की खली में कितने % नाइट्रोजन पाया जाता है? तो जो नीम की खली होता है, नीम की खली, उसमें 5.2% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला, केचुए से तैयार खाद को क्या कहते हैं? तो वह खाद जो केचुए से तैयार होती है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, और पूछ सकता है कि वर्मी कंपोस्ट क्या, नीचे दे देगा केचुए की खाद, गोबर की खाद या FYM इस प्रकार से देगा, तो वहाँ पर केचुए की खाद ही सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा इसका आंसर मैंने लिखा नहीं है। पूछा है कि VAM का पूरा नाम क्या है? तो VAM का पूरा नाम बताना है। VAM का पूरा नाम होता है वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। ठीक है, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा ये इसका नाम है। और माइकोराइजा एक प्रकार का फंगस है जो कि पौधे की जड़ों के साथ संबंध बनाकर उनकी वृद्धि में मदद करता है। ठीक है, यह जो फंगस होता है पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है, जैसे फास्फोरस, जस्ता, तांबा, सल्फर। ठीक है, याद रखिएगा, VAM इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VAM का पूरा नाम होता है वेसिकुलर। मैं लिख देता हूँ भाई, बताने से अच्छा मैं बता भी देता हूँ, लिख भी देता हूँ, वेसिकुलर। ठीक है, वेसिकुलर हो गया, आर्बस्कुलर, वेसिकुलर आर्बस्कुलर, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा, माइकोराइजा, ये इसका पूरा नाम होता है, जो कि मैं आप लोगों को बता दिया। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा है VAM का पूरा नाम क्या होता है? तो VAM भैया इसका पूरा नाम होता है वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। यह क्या है? यह एक प्रकार का फंगस है जो कि पौधे की जड़ों के साथ संबंध बनाकर रहता है। पूछ सकता है कि जो माइकोराइजा वह कहाँ पर रहता है? तो पौधे के साथ संबंध बनाकर रहता है। यह पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करता है। यह मुख्य रूप से पौधे को फास्फोरस, जस्ता, तांबा और सल्फर देता है। ठीक है, और ये पौधे को सूखा और लवणता रोधी बनाने में भी मदद करता है। इंपॉर्टेंट है, यह जो होता है माइकोराइजा पौधे को सूखा और लवणता रोधी बनाने में भी मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस धोलक जीवाणु का नाम क्या है? तो स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास भैया फास्फोरस धोलक जीवाणु का नाम। अगला क्वेश्चन है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की खोज किसने की? तो सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन की खोज किसने की भैया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
बोसिंगॉल्ड, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का खोज किया था। ठीक है, यह पहले क्या थे, यह पहले रसायन विज्ञान के साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये क्या थे, रसायनज्ञ और कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक, पहले रसायनज्ञ थे, फिर बाद में कृषि वैज्ञानिक बन गए। इन्होंने नाइट्रोजन फिक्सेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, इनका पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट बोसिंगॉल्ड था। ठीक है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन की इन्होंने खोज की, कृषि में नाइट्रोजन की भूमिका के बारे में बताया, मिट्टी की उर्वरता पर भी इन्होंने शोध किया, और कृषि उत्पादन में सुधार के लिए नई तकनीकों का विकास भी इन्होंने किया था। ठीक है, बोसिंगॉल्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन की खोज किसने की, तो बोसिंगॉल्ड जी ने। ठीक है, बोसिंगॉल्ड मैं थोड़ा लिख देता हूँ, बोसिंगॉल्ड, GOULT, बोसिंगॉल्ड इनका नाम है, इन्होंने खोज किया था किसका, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। अगला है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया हैं। तो कौन से बैक्टीरिया हैं जो असहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम। ठीक है, ये सब क्या करती हैं, ये सब असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में किस तत्व की आवश्यकता होती है, तो मॉलिब्डेनम की। नाइट्रोजन फिक्सेशन जब होता है उसमें मॉलिब्डेनम की आवश्यकता होती पड़ती है भैया। अगला है साइनोबैक्टीरिया है, तो सानाबीना या नॉन स्टॉक, सानाबीना या नॉन स्टॉक को साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, और साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल को बोलते हैं। यहाँ पे इसकी वैरायटी पूछा है, याद रखिएगा, जातियाँ पूछा है कुछ एक दो। अगला, दलहनी कुल की कौन सी फसल नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दलहनी कुल की कौन सी फसल जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती भैया, राजमा। राजमा जो है वह नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है। ठीक है, राजमा ऐसी फसल दलहनी कुल की जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नाडेप कंपोस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो यह महाराष्ट्र के किसान थे नारायण देवराव पंडारी पांडे। ठीक है, नारायण देवराव पंडारी पांडे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नाडेप की खोज किया था। नाडेप क्या भैया, नाडेप कंपोस्ट बनाने की एक विधि है। ठीक है, नाडेप कंपोस्ट बनाने की एक विधि है। नाडेप का पूरा नाम होता है, मैं थोड़ा लिख देता हूँ, NADEP से इसे संबोधित किया जाता है। इसका पूरा नाम होता है नेशनल एग्री बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल एग्री बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसका उपयोग जैविक कचरे को खाद में बदलने के लिए किया जाता है, जिसे नारायण देवराव पंडारी पांडे जी ने विकसित किया गया था। ठीक है, ठीक है, इस प्रक्रिया में मिट्टी की ईंट, सीमेंट से बनी एक स्थायी टंकी में जैविक पदार्थों को परत में रखा जाता है, और 3 से 4 महीने उच्च गुणवत्ता वाली खाद बन जाती है। ठीक है, 3 से 4 महीने बाद उच्च गुणवत्ता वाली खाद बनती है। तो नाडेप कंपोस्ट दिया है MH के महाराष्ट्र के एक किसान नारायण देव पंडारी राव पांडे जी ने। ठीक है, नाडेप का पूरा नाम नेशनल एग्री बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अवायुजीवी पर जीवाणु कौन सा है, कौन सा जीवाणु अवायुजीवी है, तो भैया एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर अवायुजीवी जीवाणु है। अगला क्वेश्चन है, हरी खाद वाली फसल है, तो सनई, ढैंचा, सैंजी, लोबिया आदि, ये सब क्या हरी खाद वाली फसल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सनई द्वारा कितने किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है, तो 82 किलोग्राम। सनई के द्वारा 82 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त होता है। सबसे अधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाली करने वाली हरी खाद भी कौन सी है, स्नैजी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली हरी खाद सैंजी है। अगला है, मूंगफली की खली में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो मूंगफली की खली में 7.3% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला है, खलियों को बुआई के कितने दिन पूर्व खेत में मिलाना चाहिए, तो जो खली होते हैं बुआई के 10 से 15 दिन पहले ही खेत में मिला देना चाहिए। अगला है, हड्डी की खाद में कितने % फास्फोरस पाया जाता है, या फास्फेट समझिएगा। ठीक है, तो 20 से 25 या 30%। ठीक है, 20, 25 या 30%। ठीक है, 20 से 25 या 30% फास्फेट पाया था, फास्फोरस पाया था किसमें भैया, हड्डी की खाद में। अगला है, BD500 को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सींग की खाद। BD500 एक खाद जिसे सींग की खाद कहते हैं। सींग मतलब जानते हैं आप लोग, पशुओं की जो सींग होती है उस सींग की बात हो रहा है यहाँ पे, तो इसे सींग की खाद कहते हैं। अगला, पीट मास ग्रास का प्रयोग किस में किया जाता है, तो BD504 में, BD504 में पीट मास ग्रास का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रीसी फार्मिंग का प्रचलन किस राज्य के किसानों द्वारा किया गया, तो किस राज्य के किसानों द्वारा किया गया भैया, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, MP और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, पंचगव्य में प्रयोग किए जाने वाले 5 उत्पाद कौन कौन से भैया। पंचगव्य में पहले आज जान लीजिए कि 9 चीज़ों को यूज किया जाता है, मुख्य रूप से 5 ही होते हैं, लेकिन 9 चीज़ों को यूज किया जाता है। गोबर, गौमूत्र, दूध, दही और घी की बात यहाँ पे अलग है। यहाँ पर पानी को भी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यदि आपने 5 दिखेगा तो आप 5 ही लिखिएगा।
नहीं तो 9 मैं बताऊंगा फिर आप लोगों को आगे, ठीक है। अगला है नाइट्रो फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऊर्जा भंडारण एवं ऊर्जा चक्र, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, कार्बनिक खेती का पिता किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट, अल्बर्ट हार्वर्ड जी को। अल्बर्ट हार्वर्ड जी को कार्बनिक खेती का पिता कहा जाता है। अगला बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर के रूप में सर्वप्रथम ऑर्गेनिक एजुकेशन की शुरुआत किसने की, तो लेडी आई बॉल्फो ने। ये गलत उत्तर, इसका मैं आगे भी उत्तर बताऊंगा। अगला है IFOAM का मुख्यालय कहाँ, तो बर्न जर्मनी में है। कहाँ पर है भैया, बर्न जर्मनी में है। अगला क्वेश्चन, NPOP का पूरा नाम क्या है, तो NPOP का पूरा नाम नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है NPOP का पूरा नाम। इसकी शुरुआत सन 2001 में हुई थी, ठीक है, 2001 में हुई थी, कहीं कहीं पर 2 भी देता है, ठीक है। इसकी शुरुआत 2001 या 2 में हुई थी। अगला, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली केंचुए की प्रचलित प्रजाति कौन सी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि वर्मी कंपोस्ट के लिए कौन सी केंचुए की प्रजाति जो है प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। तो एक के बारे में मैंने भी आप लोगों को बता दिया, एसिनिया फोर्टिटा, ठीक है, सॉरी एसिनिया फेरिटा। और दूसरा है यूडीरिलिस, ठीक है, यूजीनिया, ठीक है, यूडीरिलिस और यूजीनिया, मतलब एक ही में दोनों हैं। तो ये सब जो वैरायटियाँ हैं, ये सब जो जातियाँ हैं, इसको यूज में लाया जाता है वर्मी कंपोस्ट के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो जो बता रहा हूँ आप लोग को। इसका पूरा नाम यूडीरिलस यूजीनिया है, ठीक है। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, EUDRILUSEUGENIA, ठीक है, ये इसका नाम है। तो पहले का नाम हो गया इसिया फोर्टिटा, दूसरे का नाम हो गया यूडीरिलस यूजीनिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेडेफ विधि है, तो नेडेफ किसकी विधि भैया, कंपोस्ट बनाने की विधि है। नेडेफ का पूरा नाम मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अगला NPV उदाहरण, तो NPV जो किसका उदाहरण है, NPV उदाहरण भैया वायरल बायोपेस्टिसाइड्स का, वायरल बायोपेस्टिसाइड का उदाहरण है। अगला है FYM बनाने की ट्रेंच या पीट विधि को, ट्रेंच या पीट विधि किसने विकसित की, तो आचार्य CR जी ने, आचार्य CR जी ने FYM बनाने की ट्रेंच या पीट विधि को विकसित किया। अगला नेडेफ कंपोस्ट विधि किसके द्वारा विकसित की गई, तो नारायण देवराव पंधारी पांडे के द्वारा, नारायण देवराव पंडारी पांडे के द्वारा नेडेफ कंपोस्ट बनाने की जो विधि है उसको विकसित की गई थी, ठीक है। अगला APEDA का पूरा नाम क्या है, तो APEDA का पूरा नाम होता है भैया एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन सभी के यहाँ पूछ लेता है ये सब। अगला बर्ड गुआनो क्या है, तो बर्ड गुआनो पक्षी मुकम्मल और मृत अवशेष होता है, ठीक है। पक्षी मुकम्मल या बर्ड बीट होता है और मृत अवशेष होता है पक्षियों का। अगला है FYM बनाने की गड्ढा विधि में कितने वार्षिक वर्षा की संतुति की गई है, ठीक है, तो 750 mm से कम वार्षिक वर्षा की संतुति की गई है, ठीक है। अगला है भारत का पहला कार्बनिक राज्य कौन सा है, तो ये देखिए गलत है, ठीक है, ये देखिए गलत भैया, यहाँ पर हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम, ठीक है, क्या आ जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है NIOF का पूरा नाम क्या है, NIOF का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि 100% एग्जाम में आने वाला है। कहाँ पर स्थित है भैया, गाजियाबाद में स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद में स्थित है। अगला है कार्बनिक पदार्थों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है, तो 10:1, ठीक है। कार्बनिक पदार्थों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का 10:1 होता है। अगला देखते हैं मुक्त जीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु है, तो एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर मुक्त जीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन सूक्ष्म जीव है। अगला क्वेश्चन है कार्बनिक मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 20% से अधिक पाई जाती है। कार्बनिक मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% से अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कार्बनिक पदार्थों का अघुलनशील अंश होता है, तो ह्यूमिन, ह्यूमिन जो होता है अघुलनशील अंश होता है। अगला है भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा आमतौर पर होती है, कितनी होती है भैया, 0.5 से कम होती है। अगला क्वेश्चन है हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सा है, तो सन हेम्प हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल होता है, ठीक है, जिसे क्रोटोलेरिया जेनेसिया के नाम से जाना जाता है, यह हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल होता है। अगला क्वेश्चन है प्रिसीजन फार्मिंग में किसका उपयोग होता है, तो प्रिसीजन फार्मिंग में GPS, रिमोट सेंसिंग, यील्ड मॉनिटरिंग सभी का यूज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रिसीजन फार्मिंग का उद्देश्य क्या है, तो प्रिसीजन फार्मिंग का उद्देश्य खेतों की उत्पादकता को बढ़ाना, संसाधनों का कुशल उपयोग करना, पर्यावरण का संरक्षण करना। आपका नंबर D से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिट्टी की गुणवत्ता का आकलन
प्रिसीजन फार्मिंग में किस तकनीक का उपयोग करके किया जाता है, तो सॉइल टेस्टिंग के जरिए किया जाता है। ठीक है, अगला है प्रिसीजन फार्मिंग में किसका उपयोग करके खेतों में विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार इनपुट प्रबंधित किया जाता है, तो VRT का। ठीक है, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी का यूज करके। अगला क्वेश्चन है PF या प्रिसीजन फार्मिंग में किसका उपयोग करके खेतों की पैदावार का मापन किया जाता है, तो यील्ड मॉनिटरिंग का। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, INM का पूरा नाम बताइए, तो इसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। क्या होता है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है जैव उर्वरक के वाणिज्य इतिहास की खोज कब हुई, तो सन 1985 ईस्वी में जैव उर्वरक के वाणिज्य इतिहास की खोज हुई। अगला है दलहनी फसलों में प्रयुक्त कल्चर कौन सा है, तो राइजोबियम कल्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु की उपस्थिति में होता है, तो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम जीवाणु की उपस्थिति में होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि एजेटोबैक्टर कल्चर प्रयुक्त होता है, तो किसमें प्रयुक्त होता है भैया, कपास, मक्का और विभिन्न सब्जियों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए कौन सा ट्रेडमार्क या लोगो दिया गया है, तो इंडिया ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए इंडिया ऑर्गेनिक करके एक लोगो दिया गया, एक ट्रेडमार्क दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यह जो होता है ट्रेडमार्क, इसका जो स्वामित्व होता है वो भारत सरकार के पास होता है। अगला क्वेश्चन है नीलहरी शैवाल का अन्य नाम क्या है, नीलहरी शैवाल का अन्य नाम साइनोबैक्टीरिया। क्या भैया, साइनोबैक्टीरिया अन्य नाम है नीलहरी शैवाल का। नीलहरित शैवाल क्या है, तो नीलहरी शैवाल एक कोश की जीवाणु। ठीक है, नीलहरित शैवाल जो है एक जीवाणु जिसमें एक कोशिका पाई जाती है। अगला है नीलहरित शैवाल क्या करता है, तो नीलहरित शैवाल जो होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में मिश्रित कर देता है। नीलहरित शैवाल का प्रयोग किस फसल में किया जाता है, तो धान में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोराइजा क्या है, तो माइक्रोराइजा एक फफूंद, जहाँ की मैंने आप लोग को बताया था पीछे। ठीक है, माइक्रोराइजा एक फफूंद है जो कि पौधे में फास्फोरस, ठीक है, जिंक, कॉपर, आयरन, मॉलिब्डेनम आदि जरूरतों को पूर्ण करता है। अगला है नीलहरित शैवाल नाइट्रोजन फिक्सेशन किस कोशिका द्वारा करता है। ठीक है, नीलहरित शैवाल में एक ही कोशिका पाया जाता है और वह जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है किस कोशिका द्वारा करता है, तो हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट इस कोशिका का नाम, उसी के द्वारा नीलहरित शैवाल जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी बोल सकते हैं, ये क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। अगला है नीलहरित शैवाल की कुछ प्रमुख जातियाँ बताइए, तो नॉन स्टाक, अनाबिना, कोलिथ्रिक्स, ठीक है, ओलोसिरा। ये सब क्या है, ये सब नीलहरित शैवाल की कुछ प्रमुख जातियाँ थी, जिसमें से नॉन स्टाक और अनाबिना का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बायो एजेंट के नाम बताइए, कुछ बायो एजेंट का नाम बताइए, जैसे ड्रैगन फ्लाई, झिंगुर हो गया, ग्राउंड बीटल, रूल बीटल, वाटर बग, मकड़ी, परजीवी, ट्राइकोग्रामा, ठीक है, कोलिनिस, क्लोरिडी। ये सब क्या विभिन्न प्रकार के एजेंट है। यदि कोई आएगा तो आप लोग वहाँ पे लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पपीते में लीफ कर्ल होता है, तो किसी कर्ल होता है या वायरस के कारण। वायरस का नाम क्या है, तो वायरस का नाम है बेगोमो वायरस। बेगोमो वायरस नामक वायरस से पपीते में लीफ कर्ल होता है। यह जो होता है होने के बाद इसको बेमेसिया टैबेसाई की तरफ फैला दिया जाता है। बेमेसिया टैबेसाई को सफ़ेद मक्खी बोला जाता है। यह क्या करता है, यह रोगों के प्रसार का काम करता है। किसी पौधे में रोग लग गया है, प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंचगव्य में शामिल है, तो यहाँ पर देखिए पंचगव्य में भैया 9 चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन यदि ऑप्शन में 5 मिलेगा तो 5 ही करिएगा। लेकिन मैंने कई जगह से डाटा देखा तो वहाँ पे 9 चीज़ें शामिल की गई थी, लेकिन उसका नाम पंचगव्य तो 5 ही होना चाहिए था भाई, लेकिन 9 चीज़ें शामिल की गई हैं। तो मुख्य रूप से गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, गुड़ और घी। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो इतना मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, गुड़, घी। इसके बाद आपको पका केला, कच्चा नारियल का पानी और पानी यूज करना है। अच्छा, आप लोग भी सोच रहे होंगे मैंने कल भी बताया था कि इसका यूज क्यों करते हैं भैया, तो इसका बहुत ही सारा यूज है, जो कि मैंने कल आप लोगों को ये जो वीडियो बनाया था इस वाले PDF का, तो बताया हुआ था। ठीक है, और रोगों से बचने के लिए करते हैं भाई। अगला ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ट्राइकोडर्मा का प्रयोग पादप रोग के प्रबंधन के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से मृदा जनित जो रोग होता है उसके लिए प्रभावशाली होता है। अगला स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस क्या है, तो यह बैक्टीरिया आधारित जैविक उत्पाद है। ठीक है, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस बैक्टीरिया आधारित जैविक उत्पाद है। अगला क्वेश्चन है स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस किस में प्रयोग किया जाता है, तो किस रोग में प्रयोग किया जाता है, तो सब्जियों के उकटा रोग में, सब्जियों के जड़ गठन में, धान के ब्लास्ट तथा सीड ब्लाइट आदि रोगों में स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस का यूज या प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ऐसे उत्पाद जिनका 100% भाग प्रमाणीकृत घटकों से बना हो, प्रमाणीकृत जैविक घटकों से बना, उसे क्या कहते हैं, उसे पूर्ण जैविक कहते हैं। इसके ऊपर इंडिया ऑर्गेनिक का मार्क लग सकता है, लेकिन अगर कोई 70% से कम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बना होगा तो उस पर इंडिया ऑर्गेनिक का मार्क नहीं लगेगा। ठीक है, अगला किस प्रकार की मिट्टी में ट्राइकोग्रामा का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो जो सूखी मिट्टी उसमें नहीं करना चाहिए। अगला किसी ने वर्मी कंपोस्ट में NPK की मात्रा बताइए, तो नाइट्रोजन 1.2 से 2.5%, 0.9 से 1.7% फास्फोरस, 1.5 से 2.5% पोटास। ठीक है, अगला है FYM में बताइए, तो FYM में भैया 0.5 से
0.5% नाइट्रोजन, 0.2% फास्फोरस, 0.5% पोटास और शेष 76% पानी होता है। पूछ सकता है कि FIM में पानी की मात्रा, तो 76% होता है पानी। अगला है अनकम्पोस्ट मटेरियल का खाद के रूप में प्रयोग क्या कहलाता है, तो ग्रीन मैन्यूरिंग कहलाता है। ठीक है, बिना सड़े हुए पादप पदार्थ का खाद के रूप में प्रयोग क्या कहलाता है, तो ग्रीन मैन्यूरिंग कहलाता है। अगला नेडलिप क्या है, तो नेडलिप कंपोस्ट बनाने की एक विधि है जिसे नारायण देवरा पंडारी पांडे जी ने विकसित किया था। अगला है ट्रेंच विधि या पिट विधि या FIM बनाने किसने दी, तो आचार्य CR जी ने दी। अगला है NPOP की शुरुआत कब हुई, तो NPOP की शुरुआत 2001 में हुई। अगला क्वेश्चन है IFOAM का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो 1 जनवरी में है। 1972 ईस्वी में IFOAM को क्या किया था, लागू किया गया था। अगला है बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर के रूप में जैविक शिक्षा शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो रूडोल्फ स्टीनर जी थे। वहाँ पर भाई क्वेश्चन गलत था, इसीलिए मैंने वहाँ पे ना बताया। ठीक है, बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर के रूप में जैविक शिक्षा शुरू करने वाले पहले व्यक्ति रूडोल्फ स्टीनर जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मासानोबु फुकुओका की प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, ये देखिए एक लेखक, उनका नाम है मासानोबु फुकुओका। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो 1 स्टार रिवोल्यूशन। 1 स्टार रिवोल्यूशन इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है लोगो इंडिया ऑर्गेनिक को कब रिलीज किया गया था, तो 26 जुलाई सन 2002 ईस्वी को लोगो इंडिया ऑर्गेनिक को रिलीज किया गया था। ठीक है, ये कुल मिला जुला के आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 150 से 200 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग को बताए, और उम्मीद करते हैं सही समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। आगे देखते हैं, अभी तो और भी क्वेश्चन है यार। अगला क्वेश्चन है रेचेल लुइस कार्सन ने किस पुस्तक के कारण 1972 में USA सरकार ने DDT पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, रेचेल लुइस कार्सन जी एक लेखक थे, उनकी किस पुस्तक पर 1972 में USA सरकार ने DDT पर प्रतिबंध लगा दिया, तो साइलेंट स्प्रिंग पे। अगला क्वेश्चन है USA सरकार ने DDT पर प्रतिबंध कब लगाया, सन 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा जैविक उत्पादक देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया जो विश्व में सबसे ज़्यादा जैविक उत्पादन करता है। IFOAM का फुल नाम क्या है, तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। 1972 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय बर्न जर्मनी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है जैविक किसान मिट्टी को समृद्ध कैसे बनाते हैं, तो खाद व कंपोस्ट से। अगला क्वेश्चन है जैविक खेती में खरपतवारों को कैसे नियंत्रित किया जाता है, तो लकड़ी के चिप्स व गीली घास से। ठीक है, और मैं आप लोग को बता दूँ मैराथन क्लास में सिर्फ वही क्वेश्चन कराया जाता है जो क्वेश्चन मैंने आपको कॉपी पे करवाया हुआ है या मैंने बताया हुआ है। मैं पेपर का इसमें क्वेश्चन नहीं लेता हूँ, ना पेपर का मैं करवाता हूँ। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो पेपर उसको आप लोग को अलग से देख लेना। मैंने 2 पेपर सॉल्व कराया, दोनों पेपर को देख लेना है, उसमें से भी क्वेश्चन बहुत सारा आ सकता है। अगला है जैविक खेती आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो जैविक खेती आंदोलन की शुरुआत सन 1930 ईस्वी में हुई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हम एम एस स्वामीनाथन जी हैं। अगला है भारतीय खेती योग्य क्षेत्र के में से कितने क्षेत्रफल पर जैविक खेती की जाती है, तो 0.03% क्षेत्रफल। भारत की जितनी क्षेत्रफल है कृषि योग्य उसमें से 0.03% क्षेत्रफल पर ही सिर्फ जैविक खेती की जाती है। अगला मैरी गोल्ड को किस कीट के नियंत्रण के लिए कपास में ट्रैप फसल के रूप में यूज किया जाता है, तो हेलिकोवर्पा। अगला है पक्षियों के मल व मृत अवशेष को क्या कहते हैं, तो बर्ड गुआनो कहते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है चूसने वाले कीट के नियंत्रण के लिए किस एजेंट का उपयोग किया जाता है, तो बैसिलस थ्रिजियंसिस। बैसिलस थ्रिजियंसिस का यूज किया जाता है। अगला है भारत का दूसरा जैविक राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड है भाई। और मैंने एक पेपर सॉल्व कराया था, उसमें शायद 37वां क्वेश्चन था, वहाँ पे मैंने असम करवा दिया था, तो गलत है, उत्तराखंड ही रहेगा। अगला है द हैंड बुक ऑर्गेनिक फार्मिंग के लेखक कौन है, तो अरुण के शर्मा जी हैं। अरुण के शर्मा जी ने द हैंड बुक ऑर्गेनिक फार्मिंग लिखा था। अगला है द लिविंग सॉइल किताब किसने लिखी, ठीक है, द लिविंग सॉइल किताब को लेडी यू बाल्फोर जी ने लिखी थी 1939 ईस्वी में। ठीक है, लेडी एव बाल्फोर जी ने 1939 में द लिविंग सॉइल किताब लिखी थी। अगला है NPOP का पूरा नाम, इसका पूरा नाम नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन होता है, 2001 में इसको लागू किया गया। अगला APEDA का पूरा नाम, इसका पूरा नाम होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला NAB का पूरा नाम होता है नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी। अगला क्वेश्चन बायोचार जैविक कृषि में किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो मृदा संशोधन के लिए, सॉइल अमेंडमेंट के लिए। और अगला 19वां क्वेश्चन है जैविक कृषि में किस संबंध में SRI क्या है, तो SRI का पूरा नाम था सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। अगला है भारत में कौन सा संगठन जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए जिम्मेदार होता है, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। अगला है भारत में जैविक खेती का प्रमाणीकरण कौन करता है, तो APEDA करता है। ठीक है, भारत में जैविक खेती का प्रमाणीकरण APEDA करता है या एपीडा करता है। अगला है भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने वाला संगठन कौन सा है, तो नवोदन्या संगठन ने भारत को जैविक खेती में बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा मदद किया है। अगला है
कौन सा संगठन जैविक खेती के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है? तो IFOAM निर्धारित करता है। ठीक है। अगला है एजोला क्या है? तो एजोला एक बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक है। अगला है शून्य बजट प्राकृतिक खेती पहल की शुरुआत किस राज्य ने की? आंध्र प्रदेश ने की। अगला क्वेश्चन है सटीक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फसल उत्पादन में वृद्धि करना और संसाधनों का सही उपयोग करना, ये सटीक खेती का मुख्य उद्देश्य है। अगला सटीक खेती में मॉनिटरिंग के लिए किसका यूज किया जाता है? तो ड्रोन किया जाता है। सटीक खेती में मिट्टी की नमी को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो सेंसर का किया जाता है। अगला है एजोटेबैक्टर फसल उत्पादन में वृद्धि करता है, तो 10 से 15%। दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर की बीज दर कितनी होती है? तो 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम। ठीक है। मतलब 5 ग्राम राइजोबियम कल्चर लेंगे, उसमें 1 किलोग्राम बीज लेंगे, या 10 ग्राम लेंगे, उसमें 1 किलोग्राम बीज लेंगे। ठीक है। तो ये कुल आपके 250 क्वेश्चन थे, 250 से ज़्यादा क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोग करवाए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज कर उसका PDF ले सकते हैं। और भाई इस पर कम से कम 100 लाइक हो जाएगा तभी अब अगले सब्जेक्ट का वीडियो बनेगा। तो आप लोग याद रखिएगा यार, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग, तो भाई अब यदि आप लोग 100 लाइक करेंगे तभी अगले सब्जेक्ट का वीडियो बनेगा, नहीं तो वीडियो नहीं बनेगा। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।